डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 3 में हम इंटरनेशनल ट्रेड से जो कंजम्पशन गेन्स होने वाले हैं दोनों कंट्रीज को, उसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आप जो ये दो टेबल्स देख रहे हैं, ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी थी। और फर्स्ट टेबल में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल अंडर ऑटार्की, कि जब दोनों देशों के बीच में किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, तो उनका कंजम्पशन और प्रोडक्शन लेवल क्या है, वो फर्स्ट टेबल के अंदर है। और दूसरे टेबल में जब कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, ए कंट्री एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करता है तो 120 यूनिट्स एक्स बना सकता है, बी कंट्री वाई कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करता है तो वो 80 यूनिट्स वाई बना सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल 200 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का। और हम देख रहे हैं कि जब ट्रेड नहीं था तो ये प्रोडक्शन 180 यूनिट्स था, जो बढ़कर अब 200 यूनिट्स हो गया है। और ये पूरे के पूरे जो प्रोडक्शन गेन्स हो रहे हैं, ये बी कंट्री को मिल रहे हैं। यहां पर आप देखिए, बी कंट्री 60 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा है और कंजम्पशन कर रहा है बिफोर ट्रेड। ये प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, उसको जब हम ट्रेड के बाद की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो यहां बी को प्रोडक्शन गेन 20 यूनिट्स हो रहे हैं, यानी बी का जो जीएनपी है वो 20 यूनिट्स के बराबर बढ़ गया और वर्ल्ड का टोटल जीएनपी भी 20 यूनिट्स के बराबर बढ़ गया। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो यहां हमने देखा कि प्रोडक्शन लेवल्स को कंपैरिजन करने के बाद हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ए देश को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा है, व्यापार से कोई लाभ नहीं हो रहा है। और अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू कंजम्पशन गेन्स। उपभोग के लाभों की विभिन्न स्थितियां क्या होगी। सो कंजम्पशन गेन डिपेंड्स हाउ दीज प्रोडक्शन गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। उपभोग के जो लाभ होंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि जो ये 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन गेन हुआ है, वो इन दोनों देशों के बीच में किस प्रकार वितरित होता है। क्या उससे ए को कोई बेनिफिट होता है, या वहां पे भी ए को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है जैसा प्रोडक्शन गेन्स में हो रहा है। तो हम सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त पर निर्भर करता है कि ये जो प्रोडक्शन गेन्स हैं वो किस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि वी अज्यूम द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज 3:4। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त है वो 3:4 है। अब ये 3:4 क्या है कि अगर ए देश एक्स की 3 यूनिट्स एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो बदले में वो 4 यूनिट्स वाई इंपोर्ट करेगा। किससे? बी देश से। ऐसा हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट्स जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके बदले में वो 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स वाई की क्या करेगा, 4 यूनिट्स ऑफ वाई, ये एक्स है और ये वाई, तो 4 यूनिट्स ऑफ वाई वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ऐसा हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। वाई के रेफरेंस में भी हम बात कर सकते हैं कि वाई अपनी 4 यूनिट्स वाई जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो बदले में अगर हम बात करें बी देश की, तो बी देश 4 यूनिट्स ऑफ वाई एक्सपोर्ट करेगा, तो बदले में उसे ए देश से, ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ वाई इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसा हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि 90 यूनिट्स जो थी, टोटल 120 यूनिट्स यहां पर प्रोडक्शन हुआ है। जब स्पेशलाइजेशन हो गया, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, पूर्ण विशिष्टीकरण जब हो गया, तो 120 यूनिट्स में से 90 यूनिट्स एक्स की वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने घरेलू उपभोग के लिए ए देश ने अपने पास रख ली है। और बाकी जो 30 यूनिट्स है उसका क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। किसको एक्सपोर्ट किया है, किसको एक्सपोर्ट किया, बी देश को। तो यानी एक तरह से बी देश के पास ये 30 यूनिट्स यहां पर एक्स की पहुंच गई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो रेशो है इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त है, वो 3:4, यानी 3 यूनिट अगर वो एक्स की दे रहा है तो बदले में 4 यूनिट वाई की
वो बी देश से लेगा। तो यानी एक तरह से 30:40, यानी उसे कितनी वाई मिल जाएगी? 40 यूनिट्स वाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां बी देश टोटल वाई का कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 80 यूनिट्स। उसमें से 40 यूनिट्स उसने क्या किया है? ए को एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 80 - 40 कितनी बच गई वाई की क्वांटिटी? 40 यूनिट्स। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि टोटल जो प्रोडक्शन है एक्स कमोडिटी का ए देश में 120 यूनिट्स हो रहा है, उसमें से 90 यूनिट्स उसने अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, घरेलू उपभोग के लिए रख ली, और बाकी 30 यूनिट्स का क्या किया है? बी को एक्सपोर्ट कर दिया। और जैसे बी को एक्सपोर्ट किया, बिकॉज रेशो 3:4 है, उसे वाई की 40 यूनिट्स वहां से बी देश से मिल गई है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ने 40 यूनिट्स 80 में से ए देश को दे दिए और बाकी 40 यूनिट्स अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रख लिए। तो इस तरह से अगर हम टोटल कंजम्पशन की बात करें, कुल उपभोग की बात करें ए कंट्री का, तो 90 + 40 तो ये हो गया 130 यूनिट्स। और इसी तरह से जब बी देश के टोटल कंजम्पशन की बात करें तो 30 + 40 तो ये हो गया 70 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से टोटल एक्स का पूरे वर्ल्ड में कंजम्पशन हो रहा है 120 यूनिट्स, वाई का दोनों देशों का मिलाकर टोटल कंजम्पशन हो रहा है 80 यूनिट्स, और ओवरऑल टोटल कंजम्पशन हो गया 200 यूनिट्स। इस तरह से हमने देखा कि जो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई थी दोनों देशों ने मिलाकर, जो उत्पादन किया था, वो 200 यूनिट्स दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, वितरित हो गई है। लेकिन क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन से, क्या इस वितरण से ए देश को कोई फायदा हुआ है? तो उसके लिए हम यहां चलते हैं इस टेबल में कि प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले का जो कंजम्पशन लेवल था, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए, ए टोटल कंजम्पशन जो था ए का वो 120 यूनिट्स था, और ट्रेड के बाद जो टोटल कंजम्पशन हुआ है 130 हुआ। तो यहां 130 - 120 तो यानी 10 यूनिट्स, ये 120 यहां से ले रहा हूं मैं, प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, तो यानी 10 यूनिट्स का कंजम्पशन गेन किसको मिला? ए देश को। इसी तरह से जब हम बी कंट्री के गेन को देखें तो बी कंट्री का जो व्यापार से पहले, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले कंजम्पशन लेवल था वो 60 यूनिट्स था, और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद उसका टोटल कंजम्पशन 70 यूनिट्स हो गया है। तो 70 - 60 यानी बी देश को भी 10 यूनिट्स का कंजम्पशन गेन हो रहा है। तो यहां टोटल कंजम्पशन गेन कितना हो गया? 20 यूनिट्स। इसका मतलब जो प्रोडक्शन गेन बी देश को हो रहा था केवल, वो अब प्रोडक्शन गेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों देशों के बीच में। 10 यूनिट्स दोनों देशों के बीच में समान रूप से वितरित हो गया है, यानी कि कंजम्पशन गेन ए को भी हो रहा है और बी को भी हो रहा है, और ओवरऑल वर्ल्ड का जो कंजम्पशन लेवल है, विश्व का जो उपभोग स्तर है, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल कंजम्पशन से जो हम मेजर कर रहे हैं, वो राइज हो गया है। तो यहां हमने देखा कि प्रोडक्शन गेन सिर्फ बी को हो रहा था, लेकिन कंजम्पशन गेन दोनों कंट्रीज को हो रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहां पर जो प्रोडक्शन का गेन था। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को फायदा हुआ। तो जो रिकॉर्डो का मॉडल है, कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल, तो उसके बेस पर हमने देखा कि अगर किसी कंट्री को दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। बट इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये रेशो इंटरनल डोमेस्टिक रेशो जो है या इंटरनल कॉस्ट रेशो है उसके इक्वल अगर हो जाए तो फिर कंजम्पशन गेन्स में क्या चेंजेस आएंगे उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने ली, वो दोनों कंट्रीज का जो डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1:1 कंट्री ए के लिए था और 1:2 कंट्री बी के लिए था, उन दोनों के बीच में है, उन दोनों के बीच में आपका इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशो आ रहा है। इसलिए दोनों देशों को ध्यान से सुनिए आप, कि जो दोनों कंट्रीज का इंटरनल कॉस्ट रेशो था, जो आंतरिक लागत अनुपात था, उन दोनों इंटरनल कॉस्ट रेशियोज के बीच में इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आ रही है, तो उससे दोनों देशों को कंजम्पशन गेन होगा। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त है, वो
1:2 हो जाए। सेकेंड केस को हम यहां ले 1:2, जो कि इंटरनल कॉस्ट रेशो था किस कंट्री का? बी कंट्री का। बी कंट्री का वो घरेलू लागत अनुपात था। तो अगर बी कंट्री का इंटरनेशनल कॉस्ट रेशो ही, बी कंट्री का डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो ही इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाता है 1:2, यानी 1 यूनिट एक्स अगर ए देश एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे बदले में 2 यूनिट्स वाई मिलेगी। और रिवर्स भी हम बोल सकते हैं कि अगर बी देश 2 यूनिट वाई एक्सपोर्ट करेगा तो उसे बदले में 1 यूनिट एक्स की मिलेगी। तो ये डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो था किसका? बी देश का, और वो बन गया है अब इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो फिर क्या चेंजेस आते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। तो हम यहां मान लीजिए ये 100 यूनिट्स कि ए ने एक्स की 120 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने घरेलू उपभोग के लिए रख ली है, और 20 यूनिट्स उसने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो 20 यूनिट्स एक्स की किसको मिल गई? बी देश को। ठीक है, और अब बी देश देखिए आप कि अगर उसने 20 यूनिट्स एक्स ली है तो 22 जा 40। आप देखिए रेशो क्या है? 1:2। तो अगर 20 यूनिट्स उसने एक्स क्या किया है? इंपोर्ट किया है किससे? ए देश से। तो उसे बदले में, बिकॉज जो रेशो है 1:2, तो उसे बदले में 40 यूनिट्स वाई देनी पड़ेगी। यानी एक तरह से उसे 40 यूनिट्स वाई का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां ए देश को क्या मिल गया? 40 यूनिट्स वाई। टोटल वाई का प्रोडक्शन कितना था? 80 यूनिट्स। तो उसमें से 40 यूनिट्स ए को चले गया, तो बी के पास कितना बच गया? 40 यूनिट्स। और जब हम टोटल कंजम्पशन देखेंगे तो यहां आ गया 140 ए देश का, बी देश का टोटल कंजम्पशन आ गया 60, और अब ओवरऑल एक्स कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वर्ल्ड में वो 120 है, ओवरऑल वाई कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो 80 है, टोटल कंजम्पशन 200 है। अब हम देखते हैं कि जो प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम था उससे क्या चेंजेस आए हैं। तो हम देखते हैं कि यहां ए देश का टोटल कंजम्पशन 120 था और अब 140 हो गया है, यानी एक तरह से ए देश को कितना गेन मिला? 20 यूनिट्स का। बी देश का टोटल कंजम्पशन लेवल 60 यूनिट्स था, और ट्रेड के बाद भी कितना है? 60 यूनिट्स। अब देखिए ट्रेड के बाद भी क्या है? 60 यूनिट्स। यानी बी देश को किसी तरह का कोई गेन यहां पर नहीं मिल रहा है, जीरो है उसका कंजम्पशन गेन, और ओवरऑल वर्ल्ड का टोटल जो गेन हुआ है कंजम्पशन वो 20 यूनिट्स हुआ। तो आप देखिए यहां पर जैसे ही इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:2 हो जाती है, 1:2 हो जाता है, जो कि डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो था, घरेलू लागत अनुपात था बी देश का। तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी प्रोडक्शन गेन्स हुए थे, प्रोडक्शन गेन तो किसको हो रहे हैं? बी को। प्रोडक्शन गेन यहां पर 20 यूनिट्स के किसको हो रहे हैं? बी को। और यहां कंजम्पशन गेन किसको हो रहे हैं? 20 यूनिट्स किसको? ए को। यानी पूरे के पूरे प्रोडक्शन गेन्स कंजम्पशन में जैसे ही कन्वर्ट हुए तो वो ए देश को मिल गए। यानी इंटरनेशनल ट्रेड से सिर्फ ए देश को फायदा हो रहा है कि यहां बी देश को किसी तरह का कोई कंजम्पशन गेन नहीं मिला है। तो आप देखिए कि जैसे ही डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो बी कंट्री का इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त बन जाती है, तो पूरे के पूरे प्रोडक्शन गेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ए देश को, और वो सारे कंजम्पशन गेन्स ए देश को मिलते हैं। वहां उस केस में बी देश को किसी तरह का कोई कंजम्पशन गेन नहीं मिलता। तो ये हमने बात की यहां पर। अब इसी तरीके से हम अगर इस एग्जांपल को चेंज कर दें कि मान लीजिए इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो ए देश का डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो था 1:1, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है वो 1:1 हो जाती है। 1:1 क्या था? जो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, इंटरनल कॉस्ट रेशो ऑफ कंट्री ए देश का घरेलू लागत अनुपात। तो मान लीजिए वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त बन जाती है, यानी अगर ए देश 1 यूनिट एक्स का एक्सपोर्ट करता है तो बदले में उसे 1 यूनिट वाई मिलेगी। ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि अगर बी देश वाई का एक्सपोर्ट करता है 1 यूनिट का, तो उसको बदले में एक्स की 1 यूनिट मिल जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन एक्स का कितना हो रहा है? 120 यूनिट्स। इस 120 यूनिट्स में मान लीजिए 80 यूनिट्स अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ए देश ने अपने पास रखे। तो 120 में से 80 यूनिट्स अपने पास रखे,
तो बाकी कितने बचे 40 यूनिट्स। तो वो 40 यूनिट्स का क्या किया, बी देश को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यानी वो 40 यूनिट्स एक्स के किसके पास चले गए, बी देश के पास। और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है हमारी 1:1, यानी अगर उसने 40 यूनिट्स एक्स की दी है, ए देश ने अगर 40 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है एक्स कमोडिटी का, तो बदले में उसे 40 यूनिट्स वाई मिल जाएगी। तो यहां 40 यूनिट्स वाई मिल गई, तो 80 में से 40 यूनिट्स वाई ए देश के पास चले गई, और जो बाकी 80 में से 40 बचा वो उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया बी देश का। ठीक है, वापस समझिए कि यहाँ रेशो 1:1 है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 80 यूनिट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रखा, तो 120 में से 80 गया, तो 40 यूनिट्स उसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया ए देश ने। और 40 यूनिट्स एक्स के बदले में उसे 40 यूनिट वाई मिल गई, तो 80 में से 40 यूनिट वाई ए के पास चले गए, और रिमेनिंग 40 डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया बी देश का। अब हम टोटल करते हैं, तो टोटल कंजम्पशन 120, बी देश का टोटल कंजम्पशन 80, एक्स का वर्ल्ड में टोटल कंजम्पशन 120, वाई का वर्ल्ड में टोटल कंजम्पशन 80, ओवरऑल कंजम्पशन लेवल पूरे वर्ल्ड का 200। और अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल कंजम्पशन हुआ है इससे किस देश को फायदा हुआ है। तो आप देखिए यहां पर ए देश का टोटल कंजम्पशन लेवल था 120 यूनिट्स प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन, ये व्यापार से पहले की स्थिति। ठीक है, कि जो व्यापार संतुलन हो रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बिना 120 यूनिट्स पे हो रहा था, और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद भी उसका कंजम्पशन लेवल कितना रहता है 120 यूनिट्स। इंटरनेशनल ट्रेड से पहले भी 120 यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा था, उपभोग हो रहा था, और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद भी 120 यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड से गेन कितना हुआ है, यहाँ पर कंजम्पशन गेन 0। ए देश को किसी भी तरह का कोई कंजम्पशन गेन यहाँ नहीं हो रहा है। वहीं बी देश को जब हम कंपेयर करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले उनका कंजम्पशन लेवल 60 यूनिट्स था, उपभोग स्तर बी देश का कितना था 60 यूनिट्स। वो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद कितना हो गया 80 यूनिट्स, यानी 80 माइनस 60 इंटरनेशनल ट्रेड से बी देश को 20 यूनिट्स का गेन हुआ, तो ओवरऑल गेन 20 यूनिट्स यहां पर हुआ। तो इस बार हमने देखा कि जैसे ही जो ए देश का डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो था, जो घरेलू लागत अनुपात था, जो इंटरनल कॉस्ट रेशो था, अगर वो टर्म्स ऑफ ट्रेड बन गया, वो व्यापार की शर्त बन गया, तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो गेन्स हैं वो कंजम्पशन गेन किसको ट्रांसफर हो गए हैं, वो बी देश को ट्रांसफर हो गए हैं। तो यहां पर ये जो सेकेंड और थर्ड सिचुएशंस है, ये हमें ये बता रही है कि अगर किसी देश का घरेलू लागत अनुपात, आंतरिक लागत अनुपात, डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो ही इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाती है, तो फिर पूरे के पूरे कंजम्पशन गेन सिर्फ एक ही कंट्री को मिलते हैं। कि अगर यहां बी देश का इंटरनल कॉस्ट रेशियो वो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाता है, तो फिर पूरा का पूरा कंजम्पशन गेन ए को ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से अगर ए देश का जो डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो है, जो घरेलू लागत अनुपात है, वो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाती है, तो फिर पूरा का पूरा कंजम्पशन गेन यहां पर बी को ट्रांसफर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में प्रोडक्शन गेन भी बी को हो रहा है और कंजम्पशन गेन भी बी को हो रहा है। ए की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए वही का वही है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी में भी दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, अगर ए कंट्री विलिंग हो, क्योंकि ए को इस व्यापार से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन उसके ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से बी देश बेटर ऑफ, बी देश पहले से अच्छे लेवल पे जा रहा है। तो ओवरऑल विश्व का कल्याण बढ़ाने के लिए, वेलफेयर बढ़ाने के लिए हो सकता है अगर ए कंट्री विलिंग है, बड़ा देश है, तो बी कंट्री से ट्रेड कर सकता है इस सिचुएशन में। तो ये हमने यहां पर देखा कि कंजम्पशन, हाउ दीज कंजम्पशन गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रोडक्शन गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह से उत्पादन के लाभ दोनों देशों में वितरित होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है। एंड इफ दिस इंटरनल टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कॉस्ट रेशो, कि घरेलू विनिमय अनुपात के जैसा ये बीच में था, तो ये बिल्कुल जितना अलग होगा उतना ही कंजम्पशन गेन्स हमें डिफरेंटली यहां पर देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली जब हमने इन दोनों के बीच में सिचुएशन ली, तो हमने देखा कि जो उपभोग के लाभ थे वो दोनों राष्ट्रों में, दोनों कंट्रीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। लेकिन जैसे ही हमने डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो को ही इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड मान लिया, तो फिर वहां उस केस के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री को वहां पर गेन हो रहा है, दूसरे कंट्री को गेन नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ डेविड रिकार्डो। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।